हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग अगर एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए रीजनिंग स्पेशल बैच को कवर कर रहे हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 3 है। यदि आप लोगों ने इससे पहले की 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 रीजनिंग स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। आप लोग वहाँ पे जाकर 2 क्लासेस को कवर कर देना। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ जो मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक बताता हूँ, बेहद आसान तरीका बताता हूँ। उस तरीका को लगाने के बाद आप लोग बहुत कम टाइम में पूरे पेपर को कंप्लीट कर लोगे और रीजनिंग के सवालों को आप लोग 35 आउट ऑफ 35 के रूप में कर डालोगे। चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये सीरीज का प्रश्न आपसे पूछा गया था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क का किस स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। आपका EF 27, GI 34, IL 41, KO 48, तो वाट क्या होगा? देखो, आपको इसमें एक एक करके काम करना होता है। मैं आपको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे ई से कहाँ जा रहा है? जी जा रहा है, जी से आई जा रहा है, आई से के जा रहा है। आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो ई के बाद एफ एक गैप है, जी हो गया। एफ के बाद एच एक गैप है, आई हो गया। यानी कि एक एक का गैप चलता आ रहा है। तो के बाद क्या होगा? एल को छोड़ देंगे, एम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमने एम को ले लिया। अब देखोगे आप लोग ऑप्शन, देखो हमें पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, बाकी के जो नंबर है उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ऑप्शन कितना आसान था। ये पूछा हुआ सवाल है आपका, इस बार जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। तो आप लोग देखो ऑप्शन कितना आसान है। एम केवल एक ही ऑप्शन में आप लोग टिक कर दो। कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, स्मार्ट अप्रोच आपका होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने रीजनिंग का ये जो प्रश्न है आपसे पूछा गया था। यहाँ पे देखो, ये आपका जो सर्कल बना हुआ है ना, एक में ए है, बी है, सी है। आपको यहाँ पे पढ़ना होता है क्या क्या कह रहा है। उसके स्टेटमेंट को यदि आप लोग देखोगे, निम्नलिखित आरेख में से ए में से वे सभी लोग हैं जो चॉकलेट पसंद करते। ए का मतलब हो गया चॉकलेट। यहाँ की बी में आप लोग पढ़ोगे, बी में वो लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, बी का मतलब हो गया आइसक्रीम। और सी में वो हैं शामिल है जो कैंडी पसंद करते हैं, सी का कैंडी हो गया। अब यहाँ से कह रहा है छायांकित क्षेत्र का क्या दर्शाता है। ये जो एरिया है आपका, जो कलर किया हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है क्या दर्शाता है। तो आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो ये वैसा एरिया है जो ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है, सी का भी हिस्सा है। ये तीनों का हिस्सा है। यानी कि ये वैसे लोगों का नंबर है, वैसे लोगों का ये पार्ट है जो कि तीनों पसंद करते हैं। यानी कि चॉकलेट ए भी पसंद करते हैं, यानी कि बी आइसक्रीम बी भी पसंद करते हैं, और सी कैंडी यानी कि सी भी पसंद करते हैं। तो ये तीनों पसंद करेंगे, चॉकलेट, आइसक्रीम और यहाँ पे कैंडी। तो आप लोग देखो कौन सा ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना था। देखोगे फर्स्ट ऑप्शन, वे लोग जो चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद करते हैं। देखो ये तो तीनों पसंद करते हैं, जबकि यहाँ कह रहा है दो ही, चॉकलेट और आइसक्रीम, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, वे लोग जो केवल कैंडी और आइसक्रीम पसंद करते हैं। केवल कैंडी और आइसक्रीम ये भी नहीं है, तीनों पसंद करने वाले हैं वो। तो थर्ड ऑप्शन देखो, वे लोग जो चॉकलेट, कैंडी और आइसक्रीम पसंद करते हैं, तीनों करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब था। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न होता है ये बहुत आसान होता है। केवल आपको इतना नोटिस करना होता है कि यदि सिटिंग अरेंजमेंट का जो सवाल होता है उसे पजल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और यदि उससे केवल एक प्रश्न पूछ रहा है तो उसे आपको सॉल्व नहीं करना है, उसे सबसे लास्ट में सॉल्व किया करो। क्योंकि कभी कभी रेलवे क्या करता है, आपसे सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न पूछ लेगा और केवल एक प्रश्न आपसे पूछेगा उससे संबंधित। तो हम लोग पूरा कंप्लीट फिगर भी बनाते हैं और एक प्रश्न का केवल जवाब देते हैं, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है हमारा 2 से 4 मिनट। तो यहाँ पे बेवकूफ़ी होता है इन प्रश्न को अटेम्प्ट करना। जब इससे 2-3 प्रश्न पूछे तो आप लोग अटेम्प्ट किया करो या फिर लास्ट में किया करो। देखो ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, 4 सहेलियाँ अंकिता, श्रुति, पायल और महक है, एक आयताकार मेज के आसपास बैठी हुई है। ये आपका एक मेज रहा जो कि आयताकार मेज है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है आपसे प्रत्येक एक कोने पर बैठी हुई है। ओके, यहाँ पे एक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब आपसे कह रहा है अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी हुई है। अब अंकिता जो श्रुति के दाईं, कहीं भी आप लोग श्रुति को मान लो, यदि यहाँ पे श्रुति हो गई तो अंकिता कहाँ आएगी? दाईं ओर है तो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ये देखो सबका मुख सामने है तो यहाँ पे अंकिता आ गई। अब आपसे कह रहा है श्रुति के दाईं ओर बैठी है जो पायल के विकर्णता सामने बैठी है। अब श्रुति यहाँ पे जो वर्ड हुआ है ये श्रुति के लिए हुआ है। अब श्रुति कहाँ है?
पायल के विकर्णता बैठी है, देखिए पायल के ठीक सामने बैठी है, यहाँ पे पायल होगी तभी तो विकर्णता सामने है, तो यहाँ पे पायल हो गई। तो बच कौन गया? तो यदि आप लोग देखोगे तो महक बच गई, तो यहाँ पे महक हो गई। तब आपसे कह रहा है महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है। यदि यहाँ पे महक बैठी है और अंकिता यहाँ, तो कहाँ बैठी है? तो विकर्णता सामने हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है, क्योंकि इसके ठीक सामने है विकर्णता, डायगोनली अपोजिट बैठी हुई है एक दूसरे के। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, विकर्णता समानता। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे मैं सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से कर जा रहा हूँ, 10 से 12 सेकेंडों में सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्यों? तो उसके पीछे दो रीजन है, एक तो ट्रिक है मेरे पास, और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसा कहता है प्रश्न में वैसा करते जाओ, आप लोग सॉल्यूशन ले आओगे। यहाँ पे देखो आपसे कथन कह रहा है जैसा कहे वैसा करो। सभी रसोई घर शयन कक्ष है, तो यहाँ पे यदि सभी रसोई हो गया, ये रसोई कंप्लीट हो गया। अब सभी रसोई घर शयन कक्ष है, तो ये कंप्लीट रसोई किस में समा जाएगा? शयन कक्ष में समा जाएगा। ये शयन कक्ष हो गया एस से आपका। अब आपसे कह रहा है कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है। अब यहाँ पे शयन कक्ष नहीं है हॉल, यानी कि हॉल और शयन कक्ष में कोई समानता नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। यदि शयन कक्ष हॉल नहीं है तो यहाँ पे जो रसोई घर है वो भी नहीं होगा हॉल, क्योंकि शयन कक्ष के अंदर समाया हुआ है रसोई घर। आपको इतना ही नोटिस करना होता है। आप प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? फर्स्ट, कुछ शयन कक्ष रसोई घर है। अब कुछ शयन कक्ष, यहाँ पे शयन कक्ष हो गया, ये रसोई घर हो गया। तो यदि शयन कक्ष के अंदर रसोई समाया हुआ है तो कुछ शयन कक्ष रसोई तो होगा ही आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जबकि सेकेंड भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, ये शयन कक्ष हो गया आपका, ये रसोई घर हो गया, दोनों में संबंध है। जबकि ये कह रहा नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। थर्ड देखो सभी हॉल रसोई घर है, यहाँ पे हॉल है रसोई घर है, दोनों कोई संबंध ही नहीं है, क्रॉस है, तो कभी भी कुछ या फिर सभी नहीं हो सकते, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन, कुछ रसोई घर हॉल है, ये रसोई घर ये हॉल, कोई समानताएं नहीं है, तो कुछ कैसे हो जाएगा? जब बिल्कुल नहीं है तो कुछ का कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो केवल ऑप्शन फर्स्ट आपका सही जवाब है। देखो आप लोग नोटिस करोगे, आप लोगों को बहुत आसान लगने लगेगा। आप यदि मेरे साथ 10 सेट भी लगा लेते हो, 10 से 12 सेट भी, तब आप लोग नोटिस करोगे जब आप पेपर में बैठे हुए या किसी पेपर को सॉल्व करने बैठोगे तो आपको सभी प्रश्न बहुत आसान लगने लगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, ये जो प्रश्न है इसमें आपको घड़ी जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये आपका मेन रूप से जो प्रश्न है ये डायरेक्शन का सवाल है आपका। तो देखो डायरेक्शन के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूँ। ये यदि आप यहाँ पे खड़े हो, ये मान लो आप पॉइंट है जहाँ आप खड़े हो, तो ये आपका जो ऊपर की ओर होता है ये आपका नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर होता है। नीचे आपका साउथ होता है, यानी कि दक्षिण होता है। ये राइट साइड आपका ईस्ट होता है, यानी कि पूर्व होता है। और वेस्ट और लेफ्ट साइड आपका वेस्ट होता है, यानी कि पश्चिम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना और प्रश्न को सॉल्व कर दोगे। अब देखो आपसे कह रहा है एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बजे, हाथ घड़ी हो कोई भी घड़ी हो, आप यहाँ पे केवल एक घड़ी पहले बना लो। ये घड़ी हो गया आपका 7:30 बजे सुबह के। तो यहाँ पे देखोगे ये आपका घंटे का सुई है जो कि 7 पे है, और ये मिनट का सुई जो कि 6 पर है। 7:30 बज रहा है क्योंकि घड़ी में। आप कह रहा है आपसे यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है, दक्षिण पश्चिम की ओर कौन सा? तो घंटे वाली। ये देखो ये आपका दिशा कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम हो रहा है ये दिशा। आप लोग क्लियर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन के थ्रू समझाया था। ये साउथ है और ये आपका वेस्ट है, यानी कि दक्षिण है पश्चिम है, तो ये बीच का क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया। यानी कि हमारा जो घड़ी बना है वो बिल्कुल सही बना है। यदि आपसे ये उत्तर पूर्व कह देता तो आपको इस दिशा में यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसको पलट देते, इसी के अकॉर्डिंग ये मिनट का सुई भी बढ़ जाता आपका। लेकिन हमारा जो फिगर बना है बिल्कुल सही बना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कंफर्म कर दिया। अब कह रहा है तो 15 मिनट के बाद मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट वाली सुई यदि अभी यहाँ पे 6 पर है आपका, तो 15 मिनट के बाद 9 पे जाना है उससे, 9 पे, तो किस दिशा में होगी? तो हम लोग जानते हैं दिशा ये कौन सा आपका पश्चिम है, वेस्ट है, तो पश्चिम आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न में। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे, बहुत आसान लगने लगेगा रीजनिंग, और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर डालोगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देखो प्रश्न देख के आपको कितना लॉन्ग लग रहा है, कितना विशाल प्रश्न है, लेकिन मैं इसे विद इन सेकेंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे तरीका मालूम है इसे सॉल्व करने का। आप लोग देख सकते हो 6 विद्यार्थी है, ABCDEF, विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया उन्होंने। सी ने या एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किया, या तो सी टॉप पे है या एफ पे है। आगे कह रहा है आपसे जब भी सी ने अधिकतम अंक प्राप्त किया तो ई ने न्यूनतम अंक प्राप्त किया।
जब एफ ने अधिकतम प्राप्त किया तो बी ने न्यूनतम प्राप्त किया, यानी कि जब सी टॉप पे रहता है तो ई सबसे नीचे रहता है, लेकिन जब एफ अधिक पे टॉप पे रहेगा तो बी सबसे नीचे रहेगा। तो आपसे कह रहा है, आगे भी स्टेटमेंट है लेकिन यहाँ पे एक स्मार्ट वर्ड देखो, यदि सी ने पहला स्थान प्राप्त किया, आपसे प्रश्न में कह रहा है स्मार्ट वर्क करोगे तो सफल होगे, यहाँ पे कह रहा है सी ने, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट खत्म हो गया ई वाला आपका एफ वाला, तो यहाँ से एक कंफर्म हो गया सी टॉप पे, तो हमने सी को यहाँ पे टॉप पे रखा। जब यहाँ पे सी अधिकतम है तो न्यूनतम कौन रहता है, ई रहता है, तो हमने ई को रख दिया। बीच में आपका कौन हो गया, 1 2 3 4 लोग होंगे क्योंकि टोटल 6 लोग हैं। अब आपसे कह रहा है सभी परीक्षाओं ने भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किया, डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किया, डी ने ए से अधिक प्राप्त किया, ये हमें कंफर्म है, तो यहाँ पे ए कर दो, यहाँ पे डी कर दो। ये मैं अलग से रफ कर रहा हूँ, आप लोग भी करते रहना। डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किया, लेकिन वे निकटतम प्रतिस्पर्धी हैं, यानी कि बिल्कुल साथ हैं दोनों। अब कह रहा है ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किया, अब ए जो है वो बी से अधिक कर रहा है, वो कोई बात नहीं, जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ। अधिक अंक प्राप्त किया, सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किया, अब सी भी ए से, ये तो यहाँ पर गिवन है तो सी टॉप पर है। तो आपसे कह रहा है ई और एफ भी निकटतम प्रतिस्पर्धी है। ई और एफ देखो, ई सबसे नीचे है आपका और एफ निकटतम है, यानी कि इससे ठीक ऊपर एफ हो जाएगा आपका, क्योंकि ई सबसे नीचे गिवन है हमें, तो एफ इससे ठीक ऊपर हो गया। जबकि ये जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया जैसे स्टेटमेंट का उसके अकॉर्डिंग, तो देखोगे आप लोग डी पुट कर दो, ए कर दो, बी कर दो, तो आपका आंसर तैयार है। यहाँ पे ये जो आपका सीरीज है कंफर्म सीरीज, सी डी ए बी एफ ई का सीरीज है ये। अब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है वो कर लो आप। कह रहा है आपसे यदि सी ने पहला अंक प्राप्त किया तो ए का स्थान कौन सा है, तो ए का स्थान देखोगे आप लोग सी के बाद है, एक बाद डी है, उसके बाद ए है, यानी कि पहला तो सी हो गया, दूसरा डी हो गया, तीसरा ए हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है तीसरा वो सही जवाब हो जाएगा। ये तरीका होता है प्रश्न को करने का, ये अप्रोच यदि लगाओगे आप लोग तो किसी भी प्रश्न को कर डालोगे। चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न में। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे, ये प्रश्न देख के आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फंस सकते हो, लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ऐसे आप लोग सॉल्व करना तो सफल होगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखो, कैसे करोगे आप लोग। कह रहा है किसी कुट भाषा में LAUGHTER को MBVHIUFS लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में डिप्रेशन को किस तरह से लिखा जाए, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप देखो, ये वर्ड के पीछे आप लोग मत भागना, यहाँ पे डिप्रेशन हो या कोई भी वर्ड हो तो उसके पीछे मत भागना, आप लोग केवल लेटर देखना होता है। जो लेटर क्या है, एल को क्या लिख रहा है, ये एम लिख रहा है ना, ए को क्या लिख रहा है, बी, यानी कि LM +1 कर रहा है, ए से बी जा रहा है +1 कर रहा है, यू से बी जा रहा है +1 कर रहा है, यानी कि ++1 चलता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करना शुरू करेंगे। डी को क्या लिखेगा, +1 करोगे तो ई हो जाएगा आपका। उसके बाद ई को एफ को लिख रहा है, पी को क्यू लिख रहा है, आर को एस लिख रहा है, ई को एफ लिख रहा है। यदि आप लोग इतना सॉल्व कर लोगे तो आप लोग ऑप्शन मिला सकते हो। यदि देखोगे DFQSF यहाँ भी है, DFQSF यहाँ भी है, तो हमें एक और स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग देखोगे एस के बाद क्या होगा, ST होगा, फिर से T होगा, आई के बाद क्या होगा, J होगा, तो आप लोग मिला सकते हो SFTTJ केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन ए राइट आंसर बन गया। हमें पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करना होगा, जहाँ तक देखो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे टिक करो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब कॉन्सेप्ट है, आप लोग फॉलो कर सकते हो। आप लोग भी यदि इस रूप में पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो अच्छा पेपर होगा आपका। हमारा आजकल आखिरी प्रश्न है, देखो ब्लड एंड रिलेशन के सवाल है, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। 4 सवाल होंगे आपके CBT2 एग्जाम में, इसलिए अच्छे से करो। किसी परिवार के 5 सदस्य ABCDE हैं, D B का पिता है जो A की पत्नी है, जैसा कहता है वैसा करते चलो। क्या कह रहा है, D B का पिता है, तो B यदि आपका यहाँ पे है तो D इसका पिता हो गया, यहाँ पे पिता है तो प्लस का साइन लगा दो। अब आपसे कह रहा है मेल जब भी हो प्लस लगाओ, फीमेल हो माइनस लगाओ। इससे आपको यदि आपसे आगे कोई रिलेशन पूछ ले, उसका जेंडर पूछ ले, तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हो। ये नेचर अपने अंदर लाओ। यहाँ कह रहा है डी बी का पिता है, तो बी का पिता डी हो गया। कह रहा है जो ए की पत्नी है, जो वर्ड हुआ है ना बी के लिए यूज हुआ है। जो वर्ड जो होता है वो ठीक पहले वाले के लिए होता है। जो ए की पत्नी है, अब बी ए की पत्नी है ना, तो ए की पत्नी हो गई बी, तो ए यहाँ से आपका मेल हो गया, बी हो गई फीमेल। अब आपसे कह रहा है सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, डी की बहन कौन हो गई, सी हो गई यहाँ से।
अब कह रहा है जो डी की बहन है और ई डी की पत्नी है। डी की पत्नी कौन हो गई? ई हो गई। यहाँ से हमने ई को यहाँ पे फीमेल बता दिया, पत्नी हो गई उसकी। अब कह रहा है आपसे ई का ए से क्या संबंध है? ए आपका यहाँ हुआ और ई आपका यहाँ होगा, तो ए कौन हुई? तो देखो, यदि आपकी पत्नी के पिताजी कौन हुए? आपके ससुर जी। ससुर जी की बहन कौन हो गई आपकी? तो उसे आप लोग सास कह सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है ये बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की सेवा यहीं तक। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका रिस्पॉन्स दिखेगा तब भी मैं आपको आगे इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को देने में मेहनत है, मेहनत लगता है आपके लिए इस वीडियो को लेके आने में। आप लोग मेरे द्वारा दिए हुए कंटेंट को, ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल से कंपेयर कर लेना। आपको अदर चैनल पे कहीं भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं कोई टीचर के रूप में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट के रूप में बता रहा हूँ। स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट करता है, एक टॉपर किसी एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको दो दो बेनिफिट हो रहा है। एक तो वो टॉपर का तरीका पता चला है, किसी भी एग्जाम में प्रश्न को टैकल किस रूप में करना है, और दूसरा आपको पता चल रहा है कॉन्सेप्ट, किसी भी प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या है, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके माइंड में आएगा। फिर आप लोग भी आगे कहीं भी किसी को बता सकते हो, पढ़ा सकते हो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।